हेलो बच्चों, मैं आपकी ब्यूटी मैम फिर से आपके साथ जीवों में जनन फर्स्ट एक्सरसाइज आपका जो बायोलॉजी है, यह इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो इसके कई पार्ट बन रहे हैं। आगे जब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो कोशिश करूँगी कि मतलब 2-3 पार्ट में ही उसे लॉन्ग वीडियो बनाकर सारा क्वेश्चन आंसर उसमें सबमिट कर पाऊँ, है ना। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन शेष है अभी, है ना, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो देखिए, जीवों के लिए जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनन के द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति संभव है। जनन के द्वारा ही जो है कोई भी जीव पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, अपना वंश की क्रमबद्धता को बनाए रखता है। और साथ ही जनन के द्वारा ही है जो जैव विविधता, है ना, संभव है। यूं कहें तो पृथ्वी को जो हम जैव मंडल कहते हैं, यह जैव मंडल इसलिए ही संभव है, बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जनन है। अगर जनन ना हो तो जीव कहाँ से उत्पन्न होगा, और जीव नहीं होंगे तो यह जैव मंडल कैसे बनेगा। तो यह जैव मंडल भी जनन के कारण ही उत्पन्न हुआ है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है ना। तो देखिए, ये सबसे पहले लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं उसका दीर्घायु होना संभव है ना, लैंगिक जनन के अपेक्षा जो संतान उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ऐसे भी अलैंगिक जनन से और ये लैंगिक जनन का तुलना किया जाए तो लैंगिक जनन जो है श्रेष्ठ होता है जनन में। तो ये लैंगिक जनन में दीर्घायु भी होते हैं बच्चे। तो इसका कारण क्या है कि सबसे पहले तो वो माँ के गर्भ में पलते हैं। दूसरी बात यह होता है कि माँ के गर्भ में उन्हें सुरक्षा मिलती है। और तीसरी बात यह होता है कि सुरक्षा के साथ उन्हें पोषण भी मिलता है और सतत उनका विकास होता है। और यही क्रिया जो है, सतत विकास होने के साथ साथ उचित विकास भी संभव है। तो यह सभी पॉइंट जो है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को है जो दीर्घायु बनाने में है जो मतलब उन्हें लाभ पहुंचाता है। साथ ही इसमें एक पॉइंट और है, इसी क्वेश्चन में लगा है आपको, कि क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो यह कथन कुछ अपवाद हैं जहां यह सत्य नहीं होता, क्योंकि लैंगिक जनन ही तो मेढक भी करते हैं जो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। साथ में बोनी फिश, है ना, ये भी लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन क्या इनसे उत्पन्न संतान है वो सुरक्षित है? क्या वो भी दीर्घायु होते हैं? तो यहाँ पर आंसर आएगा नहीं, है ना। तो क्यों? तो ये सबसे पहली ये जो हम जानते हैं मेढक के बारे में कि ये उभयचर प्राणी होता है, यानी जल और स्थल दोनों में यह समान रूप से वास करता है। जब यह जल में होता है तब यह त्वचा से सांस लेता है, लेकिन जब यह स्थल पर होता है तो यह फेफड़ा से सांस लेता है। तो ये एम्फीबिया वर्ग में है और ये सांस लेने में फेफड़े से जब सांस लेता है तो इसको है जो हम लोग मैमेलिया वर्ग में भी रख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो कंडीशन, जब ये जल में निवास करता है तब अगर प्रजनन करे तो क्या होता है इसके साथ। तो क्या होता है ना कि ये जो मेढक होता है ना, मादा मेढक और नर मेढक, ये दोनों एक दूसरे को बस देखने के बाद ही जो है बिना रिलेशन में आए, यह जो है स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहते हैं हम लोग, और अंडाणु पानी में छूट जाता है और पानी में ही यह जो है ना जाइगोट बना लेते हैं और वहीं बच्चे पलते हैं। और ऐसे में जो बच्चे भ्रूण का विकास होता है वो जब तक बड़े ना हो जाएं, मतलब बड़े होते होते उसे कितना समय लगता है और कितने सारे जलीय जीव का वो भोजन बन जाते हैं। बहुत मुश्किल से इनकी जो है विकास हो पाती है और ये बड़े हो पाते हैं। तो इनकी तो आयु बहुत छोटी एक तरह से मानी जाती है, जबकि इसमें लैंगिक जनन होता है ना, यानी 2 व्यष्टि होते हैं इसमें शामिल, नर और मादा। सिर्फ मादा से या फिर सिर्फ नर से नहीं संभव हो रहा है, तो ये तो लैंगिक जनन हुआ, है ना। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कुछ जगह ऐसे होते हैं कि जो है लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को काफ़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है ना। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके साथ आता है कि क्या ये आपका जीर्णता या वृद्धावस्था किसे कहते हैं। तो प्रजनन की आयु जब समाप्त हो जाए तो उसे जीर्णता या वृद्धावस्था कहेंगे। देखिए, ये अवस्था की बात अगर किया जाए, ये प्रजनन की बात है, तो इसमें एक पॉइंट और मैं बताऊंगी। ये आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर से वो अलग है कि अवस्था जैसे किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्था है जो पादपों में भी होता है और जीवों में भी होता है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपको किशोरावस्था में
भी विकास करते हैं, जनन के लिए कार्य करते हैं, और ये सब जो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो जीर्णता अवस्था आ जाती है। और ये सभी अवस्था में जो बदलाव होता है इसके लिए केवल और केवल हार्मोन हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है ना। जब कोई भी जीव है ना, खास करके मादा अपने बच्चों को गर्भ में नहीं पालती है, या फिर फर्टिलाइज की क्रिया जो होती है, जिसे हम फर्टिलाइज की क्रिया यानी जिसे हम निषेचन कहते हैं, यह है जो शरीर से बाहर हो, है ना, तो ऐसे स्थिति में जब बच्चे का विकास होता है तो बाह्य निषेचन कहलाता है। और अगर नर और मादा के बीच है ना निषेचन की जो क्रिया हो रही है, मादा का गर्भाशय में हो रही है और बच्चे गर्भाशय में पलता हो, तो इस स्थिति को हम जो है यांत्रिक निषेचन कहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनिषेक जनन जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है क्या है। तो देखिए, यह जो है ऐसे जीव जब बिना नर युग्मक के जो है मादा नए जीव का जन्म करे, है ना, तो अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई मादा बिना निषेचन किए, बिना नर युग्मक के नए संतान की उत्पत्ति करे, तो ऐसी क्रिया को हम अनिषेक जनन कहेंगे, या इससे उत्पन्न संतान को भी हम अनिषेक जनन कहेंगे, है ना। और ऐसे में कौन से जीव ऐसे होते हैं जो अनिषेक जनन करते हैं, तो उसमें आपका है जो आएगा मधुमक्खी, छिपकली, टर्की जो पक्षी में है आते हैं, ये सब, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे मैं अभी और इसका आंसर क्वेश्चन बाकी है मैं दूंगी। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।